नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हां, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर एस्पेक्ट पर हम इस शो में चर्चा करते हैं और यहां पर सिर्फ आपके आर्थिक लक्ष्यों की बात नहीं होती है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश हम करते हैं। आज भी हम अपनी पेशकश में बहुत कुछ खास चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। मुंबई में बनाए ड्रीम होम, क्योंकि यहाँ है हर बजट का घर। आज जानेंगे मुंबई के किस इलाके में कितने की है प्रॉपर्टी। होम लोन लेने की तैयारी करते वक्त क्या करें, क्या ना करें, आज होगी होम लोन की पाठशाला। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। आपका कोई भी सवाल हो इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, निवेश, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमारे शो पर भेजिए एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए। व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन करें 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। बहुत लोगों का सपना होता है एक खूबसूरत आशियाना बनाने का। अमूमन जब भी हमें लोग अपने सवाल भेजते हैं तो उसमें एक खुद का घर का एक लक्ष्य तो उनका होता ही है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपना एक ड्रीम होम ढूंढना चाहते हैं, ख़ासतौर से मुंबई अगर वो जगह है जहां पर आप रहना चाहते हैं, तो मुंबई में कितने बजट का आपको घर मिल रहा है, कहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा सहूलियतें हैं। और इतना ही नहीं, मुंबई में घर ही नहीं है, अगर आप इस वक्त होम लोन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में होम लोन की जो ब्याज दरें वो बढ़ने वाली हैं, तो आपको किस तरह से अभी ही कम ब्याज दरों का फ़ायदा उठाना चाहिए होम लोन पर, इसकी बारीकी आपको बताएंगे। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं विवेक राठी, डायरेक्टर रिसर्च, नाइट फ्रैंक इंडिया, और साथ ही अभिनव कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीपी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, bankbazaar.com। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सबसे पहले अभिनव, आपके पास ही आऊँगी। घर मुंबई में कहाँ लेना चाहिए वो हम बाद में पूछेंगे विवेक से, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि होम लोन लेने का क्या यही सही वक्त है? आने वाले वक्त में क्या हम घरों की जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ती हुई देखेंगे, होम लोन की ब्याज दरें बढ़ती हुई देखेंगे? क्या ये सही समय है भुना लेने का, कम दरों पर होम लोन ले लेने का? जी, जी कविता, बिल्कुल सही वक्त है इस समय, मैं कहूँगा होम लोन लेने के लिए आपके दर्शकों को। क्योंकि अगर हम देखें तो जो इस समय होम लोन की दरें हैं, वो पिछले कई वर्षों में सबसे कम है इस समय। तो जितनी कम होम लोन की दर है, उतना अच्छा होता है कस्टमर को होम लोन लेने का समय, क्योंकि उनका जो ईएमआई या उनका जो आउटफ्लो होता है अपनी इनकम से, वो कम दर पे कम रहेगा। तो इससे 2-3 फायदे हैं, वो बड़ा अमाउंट ले सकते हैं कम दर के ऊपर, मंथली आउटफ्लो उनका कम होगा। तो मैं कहूँगा इस समय बिल्कुल बेस्ट पीरियड है। इनफैक्ट पिछले 1 डेढ़ साल से होम लोन की जो दरें हैं वो काफ़ी कम चल रही हैं। और आगे आने वाले समय में देखिए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है इस समय मार्केट में चारों तरफ, तो हो सकता है कि अभी तक तो जो आरबीआई ने दरों को कम करके रखा है, आगे आने वाले समय में अभी कह नहीं सकते, बट हो सकता है कि ये बढ़े, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो सब जगह जो रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, रेट कम है, आपको अच्छी प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। तो जो भी कस्टमर लेना चाहें इस समय आगे बढ़ के होम लोन को लेना चाहिए उन्हें। ऑलराइट, विवेक राठी हमारे साथ हैं जो कि बताएंगे कि मुंबई स्पेसिफिक रीजन में अगर आपको घर खरीदना है तो फिलहाल आपके लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। विवेक, मुझे उससे पहले आप ये बताएं कि मुंबई में घरों की बिक्री पिछले कुछ महीनों में किस तेज़ी से बढ़ी है, कम हुई है, क्या है मौजूदा हालात? नमस्कार कविता। लास्ट, जैसे अगर आप लास्ट 12 से 18 महीनों की बात करें, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के दरमियान, तो शुरुआती जो लॉकडाउन की वजह से एक तरीके से जो सब कुछ रुक गया था, उसके बाद में जो उछाल आया है वो बहुत ही फोकस दिलाता है मार्केट में।
और कई सारे रीजंस है जिसके वजह से ये हुआ है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 सालों से इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे थे और घरों की बिक्री कम हो रही थी, लेकिन एक पैंडेमिक के वजह से कंज्यूमर्स का परसेप्शन पूरा चेंज हो गया है और जो घरों में लोगों ने समय बिताया है पढ़ाई के लिए, काम के लिए और जो सेफ्टी की जो फीलिंग आई है घर के लिए, उसके वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स हमने देखे हैं। यस, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन ऐसे भी कई मार्केट्स है जो हम कवर करते हैं जिसमें बिना गवर्नमेंट इंसेंटिव के भी सेल्स में, रेजिडेंशियल सेल्स में बहुत सुधार देखा गया है। चलिए आगे चलकर आपसे हम पूछेंगे कि वो कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर हम प्लान करके घर ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप घर ले रहे हों तो होम लोन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हर भारतीय का होता है, आर्थिक लक्ष्य की अगर हम सूची देखें तो, और जितना जल्दी हो सके इसके लिए आपको प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में अभिनव अगर कोई होम लोन लेने जा रहा हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ऑब्वियसली आपको अपने लिए बेस्ट इंटरेस्ट तो ढूंढना ही चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको किस तरह का बैंक ऑफर कर रहा है, किस तरह की सहूलियतें मिल रही हैं, ये तो आपको देखनी ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमारी तैयारी में क्या कुछ शामिल होना चाहिए? जी कविता, देखिए सबसे जरूरी चीजें जो होती हैं किसी भी लोन के लिए और स्पेसिफिकली होम लोन के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और जीवन में एक या मैक्सिमम 2 बार कोई व्यक्ति होम लोन लेता है अमूमन। तो सबसे पहले तो आपको ये तैयारी करनी है कि आपका जो सबसे मेन क्राइटेरिया जब भी कोई बैंक देखता है वो ये देखता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो क्या है। तो हर कस्टमर को अपना क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रख के चलना चाहिए, अपनी रीपेमेंट्स टाइम पे करनी चाहिए, ताकि जब वो कल को होम लोन लेने जाएं तो उनका स्कोर ऐसा हो कि बैंक उनको इमीडिएटली लोन देने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आजकल रिस्क बेस्ड प्राइसिंग भी कर रहे हैं बैंक, जिसमें कि अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको एक कम ब्याज पे भी लोन मिल जाता है। मान लीजिए आज की डेट में 6.5 से 7.5 के बीच में होम लोन का रेट चल रहा है। तो यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आपको 6.5 के जितना पास आ सकेंगे उस अच्छे स्कोर की वजह से वो आपको एक एज अ कस्टमर फायदा होगा। दूसरी चीज है, आप अपनी जो आप प्रॉपर्टी आप जहां पे ले रहे हैं उस वो प्रॉपर्टी एरिया क्या है, वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसका ध्यान रखें। अपनी इनकम के हिसाब से होम लोन लें कि आपकी जितनी इनकम है बैंक उसको अनुमान लगाएगा कि आप यदि 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 50 रुपए या 60 रुपए तक की ही एक ईएमआई दी जाए, ताकि बाकी खर्च जो आपके पास अपने रेगुलर जीवन यापन के लिए, डेली नीड्स के लिए पैसा बचे। तो आप अपनी इनकम का ध्यान रखें। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पक्की होनी चाहिए, क्योंकि बैंक आपसे इस केस में आपकी केवाईसी मांगेगा, आपके इनकम प्रूफ्स मांगेगा, आपकी जो आपने आईटीआर्स फाइल की हैं वो मांगेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, लास्ट 12 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स ली जाएंगी, उसकी स्क्रूटनी होगी। तो मेन ये 3-4 चीजों का यदि आप फायदा अपना ध्यान में रखते हैं कि आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पक्की है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक रेगुलराइज्ड और अप्रूव्ड एरिया में है, तो इन चीजों का ध्यान रखें तो आपको आसानी से कोई भी बैंक जो है वो होम लोन आज की डेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। सही बैंक का चुनाव अभिनव क्या करना, कैसे करना चाहिए? क्योंकि ये सब तैयारी तो आपके एंड से हो गई, लेकिन बैंक आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है वो बातें अगर हमें ध्यान में देनी हो तो वो क्या क्या एक चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास? जी जी, देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो आज की डेट में हर कस्टमर का ये है कि मेरे को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। तो मैं कहता हूं, मैं जिससे भी बात होती है मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं कि आप एक अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, क्योंकि होम लोन एक लंबा कमिटमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा 15 से 20 साल का कमिटमेंट है। तो अपनी रिसर्च में आप सबसे पहले देखें कि कौन सा बैंक आपको किस रेट पे दे रहा है। रेट के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपसे बैंक प्रोसेसिंग फी एक इनिशियल लोन के टाइम पे लेते हैं। बैंक आपसे कितनी प्रोसेसिंग फी ले रहा है, कल को आपसे बैंक प्रीपेमेंट चार्जेस कितने ले रहा है। प्रीपेमेंट चार्जेस यानी कि मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आ जाता है और 2 साल बाद आप कहते हैं कि ठीक है मैंने 50 लाख का लोन लिया था, अब मैं 5 लाख रुपए बैंक को वापस करके
अपना प्रिंसिपल जो है वो उतने अमाउंट से कम करना चाहता हूं, तो उसके ऊपर कोई प्रीपेमेंट चार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत गौर से इसका पूरा रीड करें इसको। इसका भी ध्यान रखें कि कई बारी कुछ प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कि मान लीजिए अगले 1 साल के लिए एक प्रमोशनल ऑफर आया है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आप उसको रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ करके अप्लाई कर दें, जबकि वो 1 साल बाद आपका रेट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो इन कुछ चीजों का खास ध्यान रखें, टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। जो कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा सारी चीजों को एक साथ ध्यान में रख के चलें, प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट ट्रैक, और लास्ट में आफ्टर सेल्स सर्विस, उसका भी आप ध्यान दें कि बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स को एज अ सर्विस बाद में कैसे ट्रीट कर रहा है। तो इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छे बैंक का या एक अच्छे लेंडर का चुनाव कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक लोन में सुविधा हो और बाद में भी लोन लेने के बाद भी कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, बारीकी से इसमें आगे हम भी जाएंगे और जानेंगे कि अगर आपको कम ब्याज दरों के लिए अपना बैंक स्विच करना हो तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और महिलाएं अगर होम लोन लें तो किस तरह की छूट मिलती है। लेकिन उससे पहले विवेक जी मुझे ये बताएं, क्या मुंबई में ऐसा मुमकिन है कि आपके पास कितना भी बजट हो, हर बजट का घर क्या मुंबई में मुमकिन है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने कविता। मुंबई एक ऐसा शहर है, जब मैं मुंबई की बात करता हूं तो मैं जरूर पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करता हूं, और इतना बड़ा प्राइस रेंज है जहां पे पूरा बुके है आपके पास में एज अ कस्टमर। तो अगर देखा जाए तो मान लीजिए पेरिफेरल सबर्ब्स में दूर एमएमआर क्षेत्र पे 15 से 20 लाख रुपए से लेके अगर आप साउथ मुंबई में आए तो 50 से 75 करोड़ तक के आपको घर मिल सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही निर्भर करता है, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है एक इंडिविजुअल कस्टमर के नजरिए से कि उनके लिए चाहे उनके व्यवसाय नौकरी की जगह से कितनी दूर है वो लोकेशन, सोशल और कल्चरल उनके कनेक्ट्स क्या है उस लोकेशन के साथ, उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मैं स्कूल की या होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल की बात करूं, उन सुविधाओं के लिए कस्टमर्स का क्या रुझान है, और इन बेसिस पे एक इंडिविजुअल कस्टमर डिसाइड कर सकता है जो बुके पूरे शहर में ऑफर किया जा रहा है। ऑलराइट, विवेक, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो मुंबई के बाहर रहते हैं उनको मुंबई बहुत महंगी लगती है, और जो मुंबई के अंदर रहते हैं उनको तो मुंबई महंगी लगती ही लगती है, लेकिन उसके अलावा पूरी मुंबई खुदी हुई भी दिखाई देती है, बिकॉज सब जगह इतना काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अब ऐसे में वो कौन से चुनिंदा पॉकेट्स हैं जो आप हमारे लिए चुनकर लेकर आए हैं, दर्शकों के लिए चुनकर लेकर आए हैं, जहाँ वो अगर घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो उनको उनके बजट में मिल सकता है, अगर बजट है तो इतना? जैसा कि आपने सही कहा कि पूरी मुंबई खुदी भी दिख रही है, लेकिन इसके साथ में मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो भी हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज के समय पे हो रहा है, एंड इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, नॉट फ्यूचर के लिए नहीं है, आज काम हो रहा है। और अगर हम कंपेयर करें पहले 20 सालों में इस शताब्दी के, तो उसके मुकाबले करीब करीब 25 गुना से ज्यादा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आएगा, हम बहुत बार देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और बनते ही जा रहा है 10 साल 20 साल, लेकिन वैसा नहीं है। अभी जो हम अनुमान लगाते हैं, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो या कुछ दूसरे रीजंस की वजह से डिले हुए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके बावजूद भी अगले 4 से 5 साल में अधिकतर ये जो प्रोजेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें करीब करीब 250 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है और 250 किलोमीटर के अलावा दूसरी सबर्बन ट्रेन नेटवर्क और रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, और इन सभी को अगर देखा जाए तो अगर 5 साल में हो रहा है, तो आप बात कर रहे हैं कि पूरे शहर का जो चेहरा है, नक्शा है, वो बदल जाता है। तो जब कोई कस्टमर देखता है कि कहाँ मुझे लेना चाहिए, क्या प्राइस रेंज में लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा बुके है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग का, ठीक है,
लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो जब एक बार कस्टमर ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा बजट 50 लाख के अंदर है या 50 लाख से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ऊपर है, उस हिसाब से उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि भाई किन लोकेशंस में हम खरीदें। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे शहर में करीब करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन रहा है और ये अगले 5 से 6 सालों में हम बनते हुए देख रहे हैं। चलिए, मैं यहाँ पर अभिनव के पास अब वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होम लोन स्विच करने के बारे में। अब तो बैंकों का चुनाव किस आधार पे आपको करना चाहिए वो तो बता दिया गया, लेकिन अगर आपके पास मौजूदा होम लोन चल रहा है अभिनव, तो हम कैसे उस होम लोन को समझदारी से स्विच कर सकते हैं जहाँ पर हमारी बचत अच्छी खासी हो? जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये आपके बताऊं कि होम लोन स्विच का मतलब क्या होता है। इसका बेसिक मतलब है कि मेरा एक होम लोन चल रहा है किसी एक बैंक से, और उस बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे कोई दूसरा बैंक आज की डेट में लोन ऑफर कर रहा है। तो मैं अपना जो होम लोन है वो पहले वाले बैंक से शिफ्ट करके दूसरे वाले बैंक पे ले जाता हूं। अब कुछ क्राइटेरियाज जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एक स्विच के टाइम पे, वो ये है कि जब भी आप स्विच करें तो अगर आप अपने टेन्योर के अर्ली पीरियड में स्विच करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप 2 साल से 5 साल के बीच में स्विच करते हैं, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहता है, क्योंकि उस समय आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो ज्यादा जा रहा होता है। यदि मान लीजिए 20 साल का लोन है और आप 10वें साल में जाके स्विच करते हैं, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि आपको शुरुआती 2 से 5 साल के बीच में या 6-7 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। पहला तो ये थंब रूल है। दूसरा थंब रूल हमेशा फॉलो करें कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ड्रॉप के लिए स्विच ना करें बार बार, क्योंकि मान लीजिए आपको 10 बेसिस पॉइंट्स या 20 बेसिस पॉइंट्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा आपको उसका फायदा मिलता नहीं है। कम से कम 0.5 से 1% के बीच में अगर आपको ड्रॉप मिल रहा है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। तीसरी चीज है, इसके लिए आपको पूरा अपना एक रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक अपना कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा एक्सेल के ऊपर, क्योंकि जब आप स्विच करते हैं तो कुछ केसेस में आपको नया बैंक जिस पे आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, वो आपसे कुछ एडिशनल चार्जेस भी लेते हैं स्विच करने के टाइम पे। तो क्या जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो बचे हुए पीरियड में वो 50.5% का जो सेविंग है, क्या वो आपको रन ऑफ कर रहा है, जो कि आप इनिशियल जो सेकंड बैंक के पास एडिशनल चार्जेस देंगे उससे नेट ऑफ होकर के आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत एक केस स्पेसिफिक चीज हो जाती है कविता, बट इनिशियल जो 2 थंब रूल्स बताए और उसके अलावा अपनी एक प्रॉपर स्प्रेडशीट में इसको कैलकुलेट करें कि आपका कितना फायदा हो रहा है स्विच करने से, और यदि आपको अच्छा फायदा हो रहा है तभी स्विच करें, वरना उसके बिना कई बारी करने से क्या होता है कि एडिशनल चार्जेस इतने लग जाते हैं कि आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट ही नहीं मिलता। तो उस चीज का बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल, आपसे हम प्रीपेमेंट रणनीति भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इतनी रिसर्च करते रहते हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग लोकल एरिया की, एक शहर के अंदर भी, तो एक अच्छे डेवलपर का चुनाव करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? आए दिन हम देखते रहते हैं कि बिल्डरों को लेकर शिकायतें दर्ज होती रहती हैं, तो ऐसे में अगर किसी को एक अच्छे डेवलपर का चुनाव करना हो विवेक, तो एक ब्रॉडर लेवल पर चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? इसमें देखा जाए तो ये जो अच्छे और बुरे डेवलपर की बात है, तो एक जो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला जो लेजिस्लेशन आया है, समझ लीजिए 2016 से, तब से इंफॉर्मेशन मिलना इन टर्म्स ऑफ क्या डेवलपर कह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कितना माल बनेगा, कितना बिका है, क्या टाइमलाइन वो बता रहे हैं, उस हिसाब से इंफॉर्मेशन एक आम आदमी के लिए, एक आम कस्टमर के लिए मिलना बहुत इजी हो गया है। अब चुने कैसे कि भाई क्या पॉपुलर नाम ही एक अच्छा नाम है या पॉपुलर और अच्छे नाम में भी फर्क है, तो उसके लिए देखना होगा कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं ये अज्यूम करता हूं कि कस्टमर
डेवलपर्स की फाइनेंशियल रेटिंग, चाहे वो क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से हो, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से हो, या उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ के हिसाब से हो, वो सब नहीं भी कर पाए जांच पड़ताल। लेकिन अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जो लास्ट 5 सालों में, 7 सालों में ऐसे मंदी के माहौल में भी क्या प्रोजेक्ट्स जो वादा किए गए थे, क्या वो समय पे मिले हैं? मिलने के बाद में जो क्वालिटी जो कही गई थी वो है, या उसमें कस्टमर्स का फीडबैक क्या है? जैसे जैसे ये सेक्टर इवॉल्व होगा, मैच्योर होगा, वैसे वैसे नए मापदंड बनेंगे हर चीज को डिफाइन करने के, चाहे वो वेरिएशन हो टाइमलाइन का, कि जो प्रॉमिस किया गया है और उसमें उससे कितने समय के अंदर या बाहर दिया गया है, या क्वालिटी के ऊपर, वो समय के साथ नए मापदंड बनेंगे। लेकिन अभी के लिए ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कस्टमर को, कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, टाइम पे किए हैं, नहीं किए हैं। उसके अलावा क्या कोई रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई है जिसने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, और वो भी एक शुरुआती तौर पर कुछ हिंट्स दे देता है कि प्रोजेक्ट या डेवलपर की क्या स्टैंडिंग है उस प्रोजेक्ट अप्रूवल से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट की बिक्री से और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। तो ये कुछ शुरुआती चीजें हैं कि एक्सपर्ट के पास नहीं भी जाए बिना, या जाने के से पहले भी कस्टमर खुद जांच करके कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि केवल वो पॉपुलर डेवलपर के साथ नहीं चले जाएं, बल्कि वाकई में अच्छे डेवलपर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके साथ जाएं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेवलपर्स या बिल्डर का चुनाव आपको कैसे करना चाहिए उसकी तैयारी तो हमने करा दी है, लेकिन अभिनव अब ये बताएं हमें कि लोन रीपेमेंट की रणनीति किस तरह से हमें समझनी चाहिए अलग अलग बैंकों द्वारा। जी, देखिए, होम लोन रीपेमेंट तो आप एक ये लेके चलिए कि अगर आप लोन लेते हैं तो एवरेज होम लोन का टेन्योर 15 से 20 साल का होता है। इनिशियल पीरियड में जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन, जो आपकी ईएमआई होती है, उस ईएमआई में आपका इंटरेस्ट पोर्शन जो होता है वो ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है। और जैसे जैसे आपका लोन आगे बढ़ता जाता है, मान लीजिए 2 साल, 4 साल, 10 साल, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट पोर्शन उस मंथली ईएमआई में कम होता रहेगा और आपका प्रिंसिपल पोर्शन जो रिडक्शन का है वो बढ़ता रहता है। तो ये तो एक बेसिक रूल है जो सारे ग्राहकों को पता होना चाहिए कि एक ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। रीपेमेंट का देखिए ऐसा है कि सारे बैंक्स आज की डेट में आपको एक ऑफर करते हैं कि आप साल में यदि 2 से 3 बार, कुछ बैंक्स 4 बार भी बोलते हैं कि आप अगर कोई भी एडिशनल आपके पास अमाउंट आया है और आप उसको पार्क करना चाहते हैं एज अ रीपेमेंट, तो आप उसको बैंक को वापस करके उतने अमाउंट से जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको आप कम करवा सकते हैं। और कम करने के बाद मान लीजिए आपका पहले 50 लाख का लोन था और आपने पहले ट्रांच में 5 लाख रुपए वापस कर दिए, तो अब जो आपका लोन बनेगा वो 45 लाख का बनेगा। और जनरली होता क्या है कि आपकी ईएमआई को ना कम करके बैंक आपके टेन्योर को कम कर देता है। तो मान लीजिए पहले 20 साल का लोन था और आपने 5 लाख वापस कर दिए, तो वो एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर में डाल के आपको बता देते हैं कि अब 20 साल की जगह आपका मान लीजिए 19 साल का ही लोन रह गया है और आपकी ईएमआई जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। तो हमेशा एज अ कंज्यूमर मैं गाइड करूंगा कि क्योंकि होम लोन एक लंबा कमिटमेंट है, आप इसको जितनी जल्दी अगर आप प्रीपे कर सकते हैं और आपके पास कहीं से अमाउंट आता है तो इसको समय समय पे प्रीपे करते रहें, जिससे कि आपकी जो होम लोन की लायबिलिटी है वो समय के साथ कम होती रहती है, जो कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि आपकी लायबिलिटी यदि कम होती जाए। और एक लंबे टेन्योर तक एक लोन को ना खींच के आप उसको एक कम समय में उस लायबिलिटी को खत्म करके घर को कंप्लीटली अपना बना सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये गाइडेंस मेरी तरफ से हर कस्टमर को कि जितनी जल्दी हो सके उसको कम करें।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और ये पूरी चेकलिस्ट द्वारा हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको मुंबई में घर खरीदना है तो कौन-कौन से पॉकेट्स हैं जो आपके लिए फ़िलहाल अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली ये हर किसी के बजट पर डिपेंड करता है कि आपको कितने का घर कहाँ लेना है, लेकिन उसके अलावा होम लोन लेने की बारीकियाँ और ख़ास तौर से फ़िलहाल क्योंकि ब्याज दरें कम है, आपको लोन ले लेना चाहिए तुरंत से तुरंत, लेकिन उसमें भी आप गलती ना करें। कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपनी प्लानिंग में शामिल करनी चाहिए, हमने बताई हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक आपका, आपने आपका समय निकाला इस खास चर्चा में। और